बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं हम आपके लिए हमारे सफल किसानों की दास्तानें। तो फिर आइए आज के हमारे इस अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाले आकाश चौरसिया से। बता दें आपको, ये जैविक खेती कर रहे हैं। जी हाँ, रसायनों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन भी हासिल कर रहे हैं। तो किस तरह से इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की, आइए इन्हीं से जानें। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाली आकाश चौरसिया, जिनकी सोच थी पारंपरिक रासायनिक खेती से निजात पाना, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के कारण वातावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और जो जहरीले रसायन भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं वो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट लाते हैं। कहीं ना कहीं से जो हम अन्न खा रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी विकृतियां हमारे मनुष्य जीवन में फैल रही हैं और वहीं से विचार आया और फिर मैंने 1 जून 2011 को ये निर्णय लिया कि मैं जैविक खेती करूंगा और कोशिश करूंगा कि देश में जहर मुक्त अन्न लोगों तक पहुंचाने में मेरी एक भूमिका रहे। उनकी इस सोच के पीछे एक ये भी कारण रहा कि वो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। मैं पढ़ लिख रहा था, इतना अच्छा खासा पीएमटी का एग्जाम के लिए मैंने फेस किया हुआ था और अचानक मेरे दिमाग में ये प्रेरणा हुई कि मैं खेती की तरफ जाना चाहता हूँ। पर नियति ने जब उन्हें कृषि से जोड़ा, तब उनकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने उन्हें रासायनिक खेती से हटकर कुछ बेहतर तरीके से खेती करने की प्रेरणा दी। आकाश चौरसिया ने जैविक खेती के तरीके को अपनाने का फैसला लिया। उनका मकसद और सोच वही रहा कि वो लोगों में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान कर सकें और अब उनकी राह डॉक्टर बन अस्पताल में लोगों की सहायता करना नहीं, वरन पोषक फसलें उगाकर बीमारियों की जड़ पर ही वार करना था। आज हम रासायनिक खादों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं और हमारी खेती का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी खेती की इकोनॉमी है, वो हमारा जो है ना रासायनिक खादों की वजह से ही प्रभावित है। रासायनिक खादों की वजह से ही हमारी ज़मीन खराब हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है और ढेर सारी समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ किसान जो साल भर कठोर मेहनत कर 2 से 3 फसलें ही उगाते हैं और पूरे साल आर्थिक तंगी को झेलते हैं, उनकी समस्या का भी निदान हो। इन सभी परेशानियों का हल आकाश चौरसिया ने जैविक खेती और मिश्रित खेती यानी मल्टी लेयर फार्मिंग के जरिए दिया। मैंने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो हर एक फार्मर की पहुँच में है और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही चीपर है फार्मर के लिए। हर एक फार्मर इसको कर सकता है क्योंकि इसको तैयार करने में जो ज़रूरतें लगती हैं हमारे लिए, वो सारी ज़रूरतें हमारे खेत पे ही हमारे संसाधनों में तैयार होती हैं। जैसे बांस है, घास है, ये सारी चीज़ें हमारे खेत पर ही उपलब्ध होती हैं और इसको बहुत ही सहजता से हम आसानी से कर सकते हैं। हर फार्मर की पहुँच में है, हर फार्मर के पास ये सारे संसाधन है, वो बहुत आसानी से कर सकता है। जैविक खेती जिसमें मिट्टी को पोषण देने तथा उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फॉस्फो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, निमोफॉस, केंचुआ खाद और नीम पाउडर आदि।
यहाँ पर जो है ना जितने भी तरह के खाद होते हैं सारे खाद मैंने स्वयं यहाँ पर बनाना चालू किया। जैसे आज हम रासायनिक खादों के माध्यम से मिट्टी में संपूर्ण भोजन देते हैं, उसी तरह से हम जैविक खाद बनाकर मिट्टी को संपूर्ण भोजन तक कैसे ले जाएं वो सारे खाद हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे फास्फो कंपोज है, वर्मी कंपोज है, नीमोफॉस है, नीम पाउडर है, इत्यादि खादों का हम खुद यहाँ पर निर्माण करते हैं और अपनी फसल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ना हमने यहाँ पर केंचुआ खाद बनाने की बहुत ही लेटेस्ट तकनीक का उपयोग किया हुआ है और यहाँ पर जो है ना केंचुआ खाद बनाने के साथ साथ जो केंचुओं के शरीर से जो यूरिन निकलता है या जो कहना चाहिए उनका पसीने के माध्यम से एंजाइम्स और एसिड्स निकलते हैं, उनका एक हमने एकत्रीकरण किया हुआ है और एकत्रीकरण करके डायरेक्टली उसको बिना लेबर के ऑटोमेटिकली जो है ना मशीन के माध्यम से हमने जो है ना फसलों तक ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से रूट तक पहुंचाने का एक अनोखा प्रयास यहाँ पर किया है। जो वर्मी वास निकलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्मी वास है वो हमारा दुनिया का सबसे जो है ना बहुत ही जबरदस्त टॉनिक है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स, कई प्रकार के एसिड्स और कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है, जिसको पूरी देश की दुनिया की कंपनियां मिलकर भी नहीं बना सकती। इतना ताकतवर मैन्योर है वो और लिक्विड फॉर्म में वो बूंद बूंद करके निकलता रहता है। यदि हम उसको फसलों में स्प्रे के माध्यम से या जमीन में पानी के साथ यदि हम मिला के दें तो निश्चित ही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे में डेवलप होगी, कीट कम आएंगे और जो है ना फसल की गुणवत्ता अच्छी बनेगी, अनाज बहुत अधिक मात्रा में पैदा होगा। आकाश भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान उनके द्वारा खोज की गई खेती की इस प्रणाली का इस्तेमाल करें और उसका फायदा उठाएं और इसी मकसद से आकाश अपने खेतों पर प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और हजारों किसानों को मुफ्त में मल्टीलेयर फार्मिंग के गुर सिखाते हुए उन्हें पूरी जानकारी देते हैं। हमारे फार्म पर जून 2012 से लेकर अभी तक लगभग 27,000 लोग जो है ना विजिट कर चुके हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लोग आ चुके हैं। लगभग हर जिले से लोग आ चुके हैं यहाँ पर और इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण के लिए हर महीने लोग आते हैं, उनमें जो ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखकर और सीख कर जाते हैं, उससे निश्चित ही देश के लोगों को फायदा हुआ है। और ऐसे कम से कम 40 लोग हैं देश में जिन्होंने यहाँ से सीख कर और ये काम चालू किया और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी हुई है। कई जगह तो लोगों ने डबल फसल करना चालू कर दिया, कई जगह लोगों ने 3 फसल एक साथ उगाना चालू कर दिया और कई जगह लोगों ने एक साथ 4-4 फसलें भी उगाना चालू कर दिया है। आकाश द्वारा इजाद की गई कृषि की इस क्रांतिकारी पद्धति के लिए सरकार भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित कर चुकी है। आकाश चौरसिया किसानों से इतना ही कहना चाहते हैं। मैं सभी फार्मर से अनुरोध करना चाहता हूं, पूरे देश के किसानों से ये बोलना चाहता हूं कि सभी किसान भाई प्रयास ये करें कि कम से कम 1 एकड़ में जो है ना मिश्रित खेती वो जरूर करें, क्योंकि आज हमारे बीच में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो कीटों की हो, चाहे वो समय की हो, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं सारी समस्याओं का समाधान हमारा मिश्रित खेती में छिपा हुआ है। इसलिए हमें आज की कंडीशन के हिसाब से, आज की दुर्दशा के हिसाब से हमें जैविक खेती और मिश्रित खेती जरूर ही करना चाहिए। इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और हमारी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ होगी। तो ये थे हमारे सफल किसान आकाश चौरसिया। ऐसे ही और कई किसानों से आपकी करवाएंगे मुलाकात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। 1483 हेक्टेयर में तसर रेशम की खेती करने में महिलाओं को मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको बताएंगे एक ऐसे कामयाब किसान की दास्तान जो मिश्रित खेती करते हैं। निवासी हैं ये सोनीपत हरियाणा के। किस तरह से इन्होंने मिश्रित खेती को चुना और कौन कौन सी फसलों का किया हुआ है इन्होंने चयन और कैसे बढ़ा रहे हैं ये अपनी आमदनी, आइए इन्हीं से जानें।
अपनी उम्र के लगभग 4 दशक खेतों में बिता चुके राजकुमार दहिया को खेती के संस्कार अपने पिता से मिले, लेकिन विरासत में मिली खेती इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो अपने परिवार का लालन पालन ठीक से कर पाएं और भाइयों की जिम्मेदारी को सही ढंग से उठा सकें। लेकिन जिद और जुनून के पक्के राजकुमार दहिया ने खेती को ही अपना जीवन समर्पित करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। उन्होंने अपनी खेती की दिशा बदलकर सही दिशा हासिल की और ये दिखा दिया कि खेती इंसान को जीने के ढंग ही नहीं सिखाती, बल्कि एक बेहतर जीवन शैली भी देती है। राजकुमार दहिया आज कामयाबी के उस मुकाम पर हैं जहां से पीछे देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका मानना है कि उनका अतीत ही उन्हें यहां तक लाया है। राजकुमार दहिया जब अपने अतीत पर एक नजर डालते हैं तो उनकी आंखों में न जाने कितने ख्वाब और न जाने कितनी तस्वीरें तैर जाती हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा में अनेक ऊबड़ खाबड़ मोड़ दिखाई पड़ते हैं। बचपन में देखते थे कि पुराने ढंग से खेती जाकर के बिजाई कर दी, बिजाई करके नहर का पानी आगे लगा दिया, बारिश होगी तो ठीक, नहीं हुई तो वो बरानी रह गया। और इस तरह से दिमाग में एक फतूर पैदा हुआ, एक बात पैदा हुई कि भाई हम नए ढंग से क्यों नहीं खेती करें, दुनिया आगे चल रही है और हम ट्रेडिशन टाइप की खेती को छोड़ करके हम एक मॉडर्न खेती शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत उन्होंने ट्रैक्टर से की, लेकिन ट्रैक्टर लेना भी कोई आसान काम नहीं था। मैंने फिर बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया। बैंक में ट्रैक्टर का लोन जिस दिन मैंने लिया, केवल मात्र 1000 रुपए भर करके ट्रैक्टर लिया था। खेती का सफर शुरू हो चुका था और राजकुमार दहिया ने बदलाव की शुरुआत भी कर दी थी। पहले उन्होंने बैलों की जगह ट्रैक्टर से खेती शुरू की और फिर ट्यूबवेल लगवाया। उस टाइम पर ट्यूबवेल नहीं हुआ थे, 76-77 में मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम पानी के लिए एक ट्यूबवेल की शुरुआत करें। तो ट्यूबवेल लगाया, ट्यूबवेल लगा करके खेती शुरू की और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जानते थे कि खेती को आगे ले जाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना कितना जरूरी है। राजकुमार दहिया अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवाने वाले अपने इलाके के शुरुआती किसान बने। लेकिन राजकुमार दहिया को यह भी पता था कि नई तकनीक और खेती की नई नई विधियां भी किसानों को मेहनत करने से रोक नहीं सकती। लिहाजा वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते। खेतों की जुताई से लेकर फसल कटने तक का सारा काम राजकुमार दहिया स्वयं ही देखते। राजकुमार जानते थे कि वो खेती में शौक के लिए नहीं आए हैं, बल्कि खेती उनका जुनून है। मैं खेती एक शौक के लिए नहीं, एक मेहनत करके कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए मैंने खेती की और बहुत अच्छी खेती, कई तरह की खेती हम करते थे। राजकुमार दहिया अपने खेतों में गेहूं और चना बो रहे थे, लेकिन वो ये बात लगातार महसूस कर रहे थे कि ये उनका लक्ष्य नहीं है। वो तो कुछ और ही करना चाहते थे ताकि तरक्की की गति बढ़ाई जा सके। अपने खेतों में वो कुछ और बोना चाहते थे ताकि उनकी आय में इजाफा हो सके। और यही वो समय था जब उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क किया और यहीं से उन्हें नई नई तकनीकों और विविधीकरण के कई नए सबक मिले। जब तक हम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे, एक्सपर्ट से हम नहीं कुछ पूछेंगे, नहीं जानेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना शुरू कर दिया। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर तक मैंने मीटिंगों में अटेंड की और वहां से पता चला कि हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके खेती करेंगे तो हमें फायदा होगा। और इसी तरह से जो है मैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आया। एग्रीकल्चर के मोटिवेशन के हिसाब से ही जो हमारे एक्सपर्ट हुआ करते, उन्होंने जो मोटिवेट किया
क्या अपना डाइवर्सिफिकेशन करके और जमीन को भी तंदुरुस्त रखनी है, अपनी सॉइल को भी तंदुरुस्त रखनी है। खेती में विविधीकरण राजकुमार दहिया के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुआ। उन्होंने गन्ने और चने के साथ धनिये की खेती शुरू की। धनिये की खेती ने उनके लिए संभावनाओं के नए नए द्वार खोल दिए। धनिया की खेती शुरू की। मैं 4-4, 5-5 एकड़ में धनिया लगाया करता। मैं बेच तो नहीं पाया करता कच्चा धनिया, मैं उसका बीज बना करके बेचा करता और उससे भी काफी अच्छी सफलता हमें मिली। राजकुमार दहिया आज भी अपने खेतों में पहले की तरह ही काम करते हैं। कामयाबी ने उनकी ऊर्जा को कम नहीं किया है, बल्कि उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाया है। राजकुमार दहिया पहले भी कभी इन जिम्मेदारियों से भागे नहीं थे और ना ही आज वो भागने को तैयार हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की तैयारी कर चुके हैं। उनके लिए कामयाबी पाने का यही एकमात्र मंत्र है। तो ये थे हमारे सफल किसान राजकुमार दहिया। आपको बता दें कि एक और सफल किसान है जिसकी दास्तान अभी जानना बाकी है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जारी रहेगा श्रेष्ठ संस्थान में IIPR का हमारा सफर। इसमें हम मुख्यतः दलहनी फसलों का अनुसंधान तथा बीज उत्पादन करते हैं। दलहनी फसलों के साथ साथ हम क्रॉपिंग सिस्टम में भी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी पार्क और दलहन हाट के साथ कई अहम विभागों पर रहेगी नजर। IIPR में एक वर्टिकल थ्रेशर डिजाइन किया गया है। इसमें मशीन के पैरामीटर से बिना कोई चेंज किए आप विभिन्न दलहनी फसलों की मड़ाई कर सकते हैं। देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। वहां के एक निवासी हैं जयंत वामन बर्वे। ये कोल्हापुर में जैविक खेती कर रहे हैं। जी हाँ, जैविक खेती तो कर ही रहे हैं, अपनी इन्होंने फसलों का उत्पादन भी काफी अच्छे स्तर पर बढ़ा लिया है, जिससे आमदनी भी बढ़ी है। तो किस तरह से रहा है इनका कामयाबी का सफर, आइए इन्हीं से जानें। भारतीय कृषि के बदलते दौर के साथ भारत के कोने कोने से ऐसी कई शख्सियतें निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद अपनी शैक्षिक योग्यता का इस्तेमाल कृषि उत्थान में किया और कई क्रांतिकारी परिवर्तनों को अंजाम दिया, जिससे न केवल खेतों की उत्पादकता और फसलों की गुणवत्ता बढ़ी, बल्कि दूसरे किसानों को प्रेरणा देकर विकास और खुशहाली की प्रक्रिया को भी उन्होंने निरंतर जारी रखा। जयंत वामन बर्वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शहरी जीवन को छोड़कर अपने गांव वापस बसकर कृषि व्यवसाय को अपनाना बेहतर समझा और न केवल स्वयं के लिए उन्नति और खुशहाली का मार्ग तलाशा, बल्कि दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया और बन गए किसानों के नायक। करीब 32 वर्षों से कृषि से जुड़े जयंत वामन बर्वे का जन्म कोल्हापुर के सांगली जनपद के वीटा गांव के एक समृद्ध परिवार में हुआ।
इंटर तक की शिक्षा अपने गांव में ही हासिल कर जयंत बर्वे ने पुणे जाकर बीएससी और फिर एमएससी फिजिक्स कर स्कॉलरशिप लेकर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की फिजिकल केमिस्ट्री की शाखा में 3 साल तक रिसर्चर के पद पर कार्यरत रहे। 3 बरस के लिए एनसीएल में काम करने के बाद मैंने पूना में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लिया। उधर मैं फिजिक्स पढ़ाता था 1972-75 तक। लेकिन एक दिन अपने पिता की बात से प्रेरित होकर उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी को छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय करने की सोची, जिसमें उन्हें खुद नौकरी करने के बजाय दूसरों को रोजगार देने का मौका मिल सके। पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को छोड़कर अपने गांव वीटा में ही रहकर कुछ अपना खुद का व्यवसाय करने की ठान ली और पत्नी और दोनों बच्चों के साथ में गांव में ही रहकर फार्मिंग केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बेचने का काम शुरू कर दिया। यहाँ आने के बाद पहले मैंने ऐसा तय किया कि मैं कुछ प्रोडक्शन करूं, तो हम पहले वो एक केमिकल बना रहे थे, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, पैरानाइट्रोएनिलीन नाम का एक केमिकल, वो डाई इंटरमीडिएट है, वो हम बनाना शुरू किए और वो हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चली 1984 तक। पूरा सपोर्ट मेरे फैमिली का था। इसके साथ ही बर्वे एनिटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का ज्ञान अर्जित कर किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से सही रासायनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स आदि का चयन करने की सलाह देते, जिससे कुछ ही समय में उनके काम ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली और किसानों में वे एक चर्चित कृषि रसायन विक्रेता बन गए। मैंने बहुत सारा एंटीमोलॉजी का भी स्टडी किया और उसके बाद क्या हो गया है कि जो कुछ डिसीज आता है उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड देना है, वो हमारा गाइडेंस प्रॉपर होने लगा, तो हमारा सेल भी बढ़ने लगा। लेकिन इस व्यवसाय को करने में उन्हें सदा यही डर लगा रहता कि इन हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से प्रकृति, फसलों की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। तो उसी टाइम एक बार क्या हो गया कि हम सोच रहे थे कि इतना हैजार्डस पेस्टिसाइड, हैजार्डस केमिकल हम बेच रहे हैं, ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कीटकों को मार रहे हैं, पंछियों को मार रहे हैं और पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ सब मटेरियल हम बाजार में लोग बेच रहे हैं, तो उसका जो कॉन्टेमिनेशन है वो तो आदमी के पेट में ही जाता होगा। लोग बोलते हैं कि समझो कि सब्जी बाजार से खरीद ली, वो वॉश कर लो और बाद में कुकिंग कर लो उसका, लेकिन वॉशिंग से जो सिस्टमिक पेस्टिसाइड है वो रिमूव नहीं होता है। किंतु उनके मन के इस भय के विपरीत किसानों में दिन प्रतिदिन कृषि रसायनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी, जो जयंत के लिए गंभीर चिंता थी। ये डीडीटी हम यहाँ इतना बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं और फार्मर्स यूज कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड ये बैन है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारा चल रहा है, ये ठीक तरीका नहीं है, तो कुछ अलग करना चाहिए। और तब जयंत बर्वे ने इस व्यवसाय को छोड़कर अपने खेतों पर रसायन रहित पूर्ण रूप से जैविक खेती करने की ठान ली और अपने आसपास दिखने वाले हर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अपने खेतों पर लाकर जैविक खाद बना उसे अपनी अंगूर की खेती में इस्तेमाल करने लगे। जयंत बर्वे ने दशपर्णी, गौमूत्र, छाछ और दूध का इस्तेमाल भी उर्वरक और कीटनाशक के रूप में किया और उनका ये परीक्षण कामयाब भी हुआ। जैसा होता है कि फार्मर बाजार से कुछ केमिकल की गोनी लाता है, खेत में छिड़क देता है और उसको क्रॉप लेता है, उसी वजह से हमने ऑर्गेनिक कुछ प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, इसकी हम सोच में थे और इसीलिए हमने क्या किया कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना चालू किया। तो ये इकट्ठा किया और ऐसा ही अगर हम दे देंगे तो कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो उसका सॉइल के बहुत सारे कणों से कांटेक्ट हो जाएगा और तब ये जो मैटर हम इकट्ठा कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, उसके ऊपर माइक्रोब की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में ये सब ग्राइंडिंग किया, उसका ब्लेंडिंग किया और उसमें बहुत सारे माइक्रोब हमने ऐड किए। उसमें हमने जीवामृत भी डाला, क्योंकि जीवामृत बहुत सारे माइक्रोब देता है।
अमृत पानी भी डाला, अमृत पानी भी माइक्रोबियल काउंट बढ़ाता है। बायोडायनेमिक का जो कल्चर है BD 500 वो भी हमने उसमें पानी में डाल के वो भी डाल दिया उसमें। अग्निहोत्रा की ऐश भी हमने उसमें डाल दी। तो इन सब के वजह से ये जो हमने इकट्ठा किया था और जिसका पाउडर हमने बनाया था उसका ताकत बहुत बढ़ गया। और जो प्रोडक्ट हम अभी बाजार में दे रहे हैं वो हम लोग तो ऐसा चैलेंज करते हैं फार्मर्स को कि भाई ये केमिकल के लिए रिप्लेसमेंट है। आप केमिकल फार्मिंग छोड़ना चाहते हो, इमीडिएटली यू वांट टू टर्न टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू यूज दिस। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया। और सिर्फ जैविक खादों के इस्तेमाल से ही उन्होंने अंगूर का अपेक्षित उत्पादन से कई गुना ज्यादा उत्पादन किया। जयंत वामन बर्वे के भारतीय कृषि में अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो उनके किसान नायक बनने का सबल प्रमाण है। पूना में मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अवार्ड मुझे दे दिया 1976 में। जयंत वामन बर्वे आज भी जैविक खेती के नए नए प्रयोग कर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और दूसरे किसानों को भी वे निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये थे किसान भाइयों बहनों आज के हमारे कार्यक्रम के सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी की दास्तानों को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें दोबारा आप ये दास्तानें जान सकते हैं, रुक करना होगा इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल का। साथ ही अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई कामयाबी की दास्तान है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। ईमेल कीजिए, ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।